तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक हाई थिंकिंग और स्किल वाले व्यक्ति के लिए दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने। आज हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन इवन इफ मोर देन 32 ग्राम ऑफ सल्फर आर अवेलेबल, which law of chemical combination does this illustrate? इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई 32 ग्राम जो सल्फर है वो आपका सल्फर जो है जिसकी क्वांटिटी 32 ग्राम है, ये 32 ग्राम आपका जो सल्फर है ये रिएक्ट करता है विथ 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है। अब जारी सी बात, अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो 32 ग्राम सल्फर जरूरी होगा। अगर 32 ग्राम सल्फर को कंप्लीटली रिएक्ट करना है विथ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 ग्राम चाहिए। अगर मान लो कि आपका सल्फर जो है वह 32 ग्राम से ज्यादा अवेलेबल हो तो क्या होगा? अगर 32 ग्राम से सल्फर ज्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है? तो मुझे पता है भाई कि देखो, मुझे पता है कि दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिफिनिट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि आपका दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं एक डिफिनिट रेशियो में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो अगर देखो 32 इसका मास कितना है? 32 ग्राम। और इसका मास कितना है? 32 ग्राम। यानी सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस मास रेशियो में रिएक्ट करेंगे दूसरे के साथ में? तो 1:1। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना आपको देखो, जितना सल्फर है उतना ही क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जितना सल्फर आपका होगा उतना ही आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, अगर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होना है तो। भाई 32 ग्राम से अगर ज्यादा सल्फर होगा तो 32 ग्राम से ज्यादा क्या चाहिए? जितना भी मतलब मान लो कि 32 से 35 ग्राम आपका सल्फर है तो 35 ग्राम क्या चाहिए होगा आपको? ऑक्सीजन। जितना आपको सल्फर है, जितना सल्फर होगा उतना ही क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है। इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पे एक टाइप का लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ ए कंपाउंड, इट ऑलवेज हैज ए फिक्स मास रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक कंपाउंड उसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी वो ऑब्टेन किया जाए, उसमें जो उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं उनका जो मास रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। ठीक है। यानी दो एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। यही एक आपका क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। या लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑलवेज क्या होंगे? एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपके रिएक्ट करेंगे। कह रहा है द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर बाय मास इज 1:8। यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, अब हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लोगे तो 1:8। यानी हाइड्रोजन का जितना मास होगा उससे 8 गुना क्या जरूरी, 8 गुना क्या होगा? इस वाटर के अंदर जितना वाटर का मास है उससे 8 गुना मास किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है। तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस? ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है भाई। ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका मास रेशियो क्या होता है? ऑलवेज फिक्स होता है। तो इस वाटर का भी मास रेशियो क्या है? फिक्स है। जब भी कहीं वाटर पाया जाएगा तो उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वह 1:8 में होगा। और ये ला है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा बोल रहा है क्वेश्चन कि
वाटर सैंपल टेक फ्रॉम वेरियस सोर्स आर फाउंड टू ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कहीं से भी जब मतलब आपका वाटर जो है कई सारे सोर्स से प्राप्त किया जाता है, और उस वाटर में जब देखा गया आपका, उस वाटर में हमेशा क्या मिलता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर वाटर होगा तो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो उसमें वाटर में ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो, 1:8 by mass and 2:1 by volume। तर which law of chemical combination is illustrated by this observation। कह रहा है कि भाई वाटर जो है ना, वाटर इसको कई सारे सोर्स से प्राप्त किया जाता है, और इसमें जब देखा गया तो हमेशा क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका जो मास रेशियो निकाला गया तो ऑलवेज क्या मिला आपका, 1:8। या अगर वॉल्यूम रेशियो लोगे इसका, ये मास रेशियो भाई, मास रेशियो ऑलवेज क्या मिला, 1:8। और वॉल्यूम रेशियो देखा गया तो कितना मिला आपका, वॉल्यूम रेशियो मिला आपका 2:1। ठीक है, वॉल्यूम क्या मिला, 2:1। एक किस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर अगला क्वेश्चन, which postulate of Dalton theory is based on the law according to which matter is neither created or not destroyed in any chemical reaction। डाल्टन थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट जो है वह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ नहीं क्या है, हाँ, डाल्टन का कौन सा लॉ आपको ये प्रूफ करता है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो एटम आपका न तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही थ्योरी आपको प्रूफ करेगा कि मैटर जो होता है वह न तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया तो गया है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय एज ए रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का क्या नाम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, एक ही बात है। या लॉ ऑफ इनडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर आपका नष्ट नहीं किया जा सकता है, इस लॉ का नेम। तो एक क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है आपका ए वाले, ए वाले का ए। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, which law of chemical combination can be derived from this postulate of Dalton atomic theory। कह रहा है कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वह एक डिफरेंट रेशियो में क्या करते हैं, एक डिफरेंट रेशियो में आपके कंबाइन होते हैं। और विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी डराइव फ्रॉम दिस पास्टुलेट, और इस पास्टुलेट के हेल्प से, इस एटॉमिक थ्योरी के हेल्प से कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो भाई ये आपका, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक डिफरेंट रेशियो में आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको मिलेगा इस थियरी के हेल्प से। तो यहाँ पे है दिस लॉ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी। ठीक है, इन ए थ्री, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, in three different sample of iron oxide, iron to oxygen mass ratio is found to have value of इतना, इतना, इतना एंड इतना। Which law of chemical combination is related by this result। कह रहा है कि भाई देखो, पहले मैं सब इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपका इन थ्री डिफरेंट सैंपल ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड इसके 3 सैंपल हैं। कितने सैंपल हैं, थ्री थ्री सैंपल हैं। एक सैंपल में आपका आयरन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो निकल के आया है पहले वाले सैंपल में,
वह कितना है? 0.44। कितना है? 0.44। और दूसरे वाले सैंपल में आयरन और ऑक्साइड का जो मास रेशियो निकल के आया है वह है 0.43। और तीसरे वाले में क्या निकल के आया? 0.43। ठीक है। तो आपने देखा कि भाई तीनों सैंपल में जो आयरन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो लगभग लगभग क्या है? सेम है। ये 0.43, यहाँ पे भी 0.43, यानी मास रेशियो जो है आपका आयरन और ऑक्सीजन का लगभग तीनों सैंपल में क्या है? सेम है। ये 0.44 हो गया, लगभग लगभग क्या है? सेम है। इसका मतलब आपका, अगर आपका एलिमेंट का मास रेशियो अगर सेम आ रहा है तो एक कौन सा लॉ है? आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है किसी भी कंपाउंड में, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका जो मास रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो भाई एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है। नेम द एटॉमिक पैरामीटर विच डू नॉट हैव एनी यूनिट। किसी ऐसे एटॉमिक पैरामीटर का नाम बताना है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता, जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ऐसा एटॉमिक पैरामीटर है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये आपका एक प्योर क्या है? नंबर है, जो बताता है किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन आपके मौजूद हैं। और फिर क्या बोल रहा है भाई? आपका व्हाट इज एंड नोटेशन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का, ये जो आपका बता रहे हो ना आप, कि मतलब ये जो एटॉमिक नंबर, इसका आपका नोटेशन क्या होता है? तो जेड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एटम कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट विच में बी न्यूट्रल और चार्ज। एटम आपस में कंबाइन करके एक लार्ज एग्रीगेट देते हैं। क्या देते हैं? एटम आपस में कंबाइन करके, ज्वाइंट होकर के एक लार्ज एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट का मतलब गुच्छा। एक क्या बना लेते हैं? गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है। जो न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। तो नेम ए न्यूट्रल एग्रीगेट, एक ऐसे गुच्छे का नाम लिखना है, एक ऐसे एग्रीगेट का नाम लिखना है जो कि न्यूट्रल है। तो आपका NH3 हो गया। क्योंकि NH3 में क्या है? 4 एटम है। ठीक है। तो 4 एटम एक गुच्छा बना लिए, ग्रुप बना लिए। ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल भी है और आपका एटम का एग्रीगेट भी है। और फिर कह रहा नेम दी पॉजिटिवली चार्ज एग्रीगेट, एक ऐसे एग्रीगेट का नाम लिखना है जो चार्ज हो, जैसे आपका अमोनियम आयन। ये क्या है आपका? इसमें 5 एटम है, 5 एटम का एक गुच्छा है जिस पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये आपका एग्रीगेट भी है और पॉजिटिवली चार्ज भी है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच नेम इन ए एंड बी। नेम भी लिखना है। तो भाई क्या नाम लिखना है? इसका नाम अमोनिया है, इसका नाम अमोनियम आयन है। और यहाँ पर आपका दे दिया गया है भाई कि यहाँ पे देखो, ये वाटर जो है आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल एग्रीगेट है, और ये आपका क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एग्रीगेट है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सम सबस्टांस एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। कुछ सबस्टांस होते हैं जो डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के रूप में, जो सबस्टांस होता है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो सबस्टांस होते हैं वह मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यही कहना चाहता है। वेयर एज सम अदर एग्जिस्ट एज ए लार्ज एग्रीगेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम और आयन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी आपके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब हुआ उसका एक अलग से क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल्स बार बार मॉलिक्यूल रिपीट होकर के
आपका सबस्टांस बनाता है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि आपका बहुत सारे एटम या आयन आपस में एक गुच्छा एक एग्रीगेट बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, और उस गुच्छे से क्या होता है, किसी सबस्टांस का निर्माण होता है। तो भाई आपका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में कौन सा सबस्टांस एग्जिस्ट करता है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का तो मॉलिक्यूल होता है O2। नाइट्रोजन हो गया, इसका भी मॉलिक्यूल होता है N2। इसमें देख रहे हो आपको एक दो एटम है, इसमें भी दो एटम है। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर हो गया, सल्फर में आपके सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है S8 होता है। फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4 होता है। तो आपका इसका तो एग्जाम्पल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब है। और लार्ज एग्रीगेट मतलब जिसमें एटम की संख्या ना बहुत ज्यादा हो। ये है आपका सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी मेटल हैं वो सब एक सब क्या है, लार्ज एग्रीगेट के रूप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी इनका कोई, अगर देखोगे तो इसका इसमें कई सारे एटम, लाखों अरबों खरबों जो एटम होंगे एक साथ जुड़े होंगे, एक बहुत बड़ा सा एक गुच्छा बना लेंगे, एग्रीगेट बना लेंगे। ठीक है। तो इसके तो सारे आपके सारे जो जितने भी मेटल हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। और कार्बन भी आपका हो सकता है, सॉरी, सोडियम आपका क्या है, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। सही बात है, कैल्शियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है विच एटम इन इट लॉस इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा एटम आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है? तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आपका जो ए आपका कैल्शियम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जब ये लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन आपका ना एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैल्शियम क्या करता है, लॉस करता है। और इसमें कह रहा है विच एटम इन इट, इसमें से कौन सा एटम आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है। जो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बना लेगा, ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड आयन, और कैल्शियम बन जाएगा कैल्शियम आयन। और ये दोनों से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बाई ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन आपस में जुड़ जाएंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड और लॉस बाय ईच एटम। हर मतलब ईच एटम यानी प्रत्येक एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कैल्शियम का जो एक एटम है वह दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, यानी टू इलेक्ट्रॉन। आंसर इसका होगा टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैल्शियम भी दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बाई व्हाट नेम क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल दैट कंटेन इतना ऑफ केमिकल यूनिट इज कॉल्ड। क्या नाम होगा? बाई व्हाट नेम किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी मटेरियल का क्वांटिटी जो होगा जिसमें आपके 6.02 इंटू 10 पावर 23 यूनिट प्रेजेंट होंगे, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आपका 1 मोल। क्या होगा? 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। एक मोल किसी मटेरियल का बस एक मोल किसी मैटर की वह क्वांटिटी होती है जिसमें आपके 6.022 इंटू 10 पावर 23, 23 क्या होता है आपका? एक मोल किसी मटेरियल की वह क्वांटिटी होती है जिसमें 6.022 इंटू 10 पावर 23
पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब जो मटेरियल, आपका जो मटेरियल है वह अगर एटम से मिलके बना है तो एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हम लोग इस क्वांटिटी को बोलते हैं 1 मोल। तो आंसर होगा 1 मोल। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। द सिंबल ऑफ फास्फोरस इज पी। सही बात है, फास्फोरस का तो सिंबल भाई पी होता है। बट एग्जिस्ट एज ए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसका जो मॉलिक्यूल होता है वह P4 होता है। फास्फोरस किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 4 फास्फोरस एटम होते हैं, इसलिए बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ पी? मोलर मोलर मास ऑफ पी मतलब फास्फोरस का मोलर मास क्या होता है? तो फास्फोरस का मोलर मास पूछ रहा है। मोलर मास मतलब आपका हो गया फास्फोरस का मोलर मास। ठीक है, यानी फास्फोरस का जो एक मोल, फास्फोरस के एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? नहीं, मोलर मास ऑफ फास्फोरस। तो एक मोल फास्फोरस एटम का मास जो होगा उसे हम बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास। तो फास्फोरस का जो मोलर मास होता है वह होता है 31 ग्राम। एक फास्फोरस के एक मोल एटम लोगे तो उसका जो मास होगा वह 31 ग्राम होगा। कह रहा व्हाट इज मोलर मास ऑफ P4? P4 जो आपका है इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल P4। एक मोल P4 का मास कितना होगा? तो इसमें 4 एटम है तो 4 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस आपका होता है 31। तो 4 या 12 यानी 124 ग्राम आपका मोलर मास होगा P4 का। P4 का कितना मास होगा? 124 ग्राम पर मोल। एक मोल P4 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वह होगा 124 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? एन एटम ऑफ एलिमेंट ए इज इतना टाइम हैवियर देन एटम ऑफ कार्बन 12। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ दी एलिमेंट? क्या रहा है भाई, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सिंबल दिया गया है ए। एक एलिमेंट है आपका ए, जिसका सिंबल क्या है? एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है ए। इसका जो एटम है ना, इस एलिमेंट का जो एटम है, एटम ए, एटम आपका जो कार्बन जो ए जो एटम है वह 1.92 गुना क्या है? भारी है। किससे? एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो एक एटम होता है इसके इसके मास से इस एलिमेंट के एक एटम का मास क्या है? ये जो एलिमेंट ए था इसका जो एटम था, इसका एटम कार्बन 12 के जो एटम है ना इससे इतना गुना भारी। तो मुझे बताना है कि एटॉमिक मास क्या होगा एलिमेंट ए का। चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। अच्छा, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 AMU। ठीक है। अब इस एलिमेंट का जो एक एटम है इसका मास कितना है? इतना गुना ज्यादा है इसके मास से। तो 12 तो आपका कार्बन था, 12 AMU मास था कार्बन का। इससे आपका 1.92 गुना भारी था आपका एलिमेंट ए का। जो एलिमेंट था ए, उसका जो एक एटम था वह कार्बन 12 वाले जो एटम थे इससे, इसके मास से 1.92 गुना क्या है? भारी था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 23। यानी ए आपका जो एलिमेंट ए है इसका जो एक एटम का मास होगा वो कितना होगा? 23 AMU होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक मास निकल के चला है 23 AMU। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि 0.44 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबंशन विथ ऑक्सीजन गिव इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतना ग्राम ऑफ वाटर सो दैट रिजल्ट आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है मेरे पास। इस हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग क्या करते हैं, कंबंशन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। जारी सी बात है, कंबंशन मतलब बर्निंग, और बर्निंग हमेशा किसके साथ में होता है, ऑक्सीजन के साथ में। तो इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। कह रहा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका मास है 0.44 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास है भाई आपका, कंबंशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब बंद करता है तो देता है 0.88 आपका ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसका मास है 0.88, और वाटर जो बनता है उसका मास है 1.8। ठीक है, आपको दिखाना कि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। चलो भाई लगा लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 था कि एक आपका हाइड्रोकार्बन था। इस हाइड्रोकार्बन का जब कंबंशन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ वाटर भी बनता है। जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो मास है इतना ग्राम है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है इसका मास इतना है, और जो वाटर बना है आपका मास इतना है। ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि भाई इस वाले केमिकल रिएक्शन में आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। अब इसके लिए मुझे जानते हैं कि भाई अगर मुझे इस ऑक्सीजन का मास पता होता तो मैं क्या करता, सिंपली मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेता और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेता, दोनों को मैं इक्वल दिखा करके बात प्रूव कर देता कि भाई यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। हालांकि मुझे ऑक्सीजन का मास पता नहीं है। ठीक है। अब यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर भी हम इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो एक बात जानो कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन होते क्या है, हाइड्रोकार्बन ऐसे आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन जो होगा, इस हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वह केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। तो ये तो बात समझ में आ गई मुझे कि भाई इसमें क्या होगा, इस हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अब देखो, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका जो कार्बन था इस ऑक्सीजन के साथ चला गया, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन था वो कहाँ पे चला गया, इस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन भी चला गया इस ऑक्सीजन के साथ में। तो अगर देखो यहाँ पे जो मास आपका प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का वह है 0.88। अगर मैं जानता हूँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वह कितना होता है, एक कार्बन है तो एक 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। टोटल मास 44 होगा। टोटल मास कितना होगा, 44। कार्बन का अगर परसेंटेज निकालोगे तो आपका आएगा, देखो कार्बन का कंट्रीब्यूशन है 12,
और डिवाइड बाय टोटल 44 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप पता नहीं कितना आएगा, जो भी आएगा आपका। ठीक है, ये परसेंटेज आएगा, इतना परसेंट आपका क्या होगा, कार्बन, कार्बन इतना परसेंट कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मास दिया गया है वह है 0.88 आपका ग्राम। ठीक है, अब देखो, पहले मैं इसे सॉल्व ही कर लेता हूँ भाई, इतना ज्यादा दिक्कत कहाँ है करने का। यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 में मल्टीप्लाई करोगे 25 का, 25 में मल्टीप्लाई करोगे 12, 25 दूनी 50 और एक 25, तो 0 0 300। ठीक है, 300/11। ठीक है, तो इतना आपका परसेंटेज क्या होगा, कार्बन का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है। हालांकि मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 300/11 परसेंटेज निकल के आया। ये जो मास है आपका, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, जिसका मास दिया गया है 0.88। ठीक है, तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज निकालोगे, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है कि भाई इतना परसेंटेज होता है, तो इतने में भी आपका इतना परसेंट तो मौजूद होगा। 0.88 इंटू इतना परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 300/11। ठीक है, इसका जो मास निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा, कार्बन का जो मास निकल के आएगा वो आएगा आपका 0.24 ग्राम। कितना है, 0.24 आपका ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, इतना ग्राम आपका कार्बन मौजूद होगा इस 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का देखोगे, तो हाइड्रोजन का जो मास निकल के आएगा, चूंकि हाइड्रोजन का देखो H2O में, H2O का मास कितना होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल मास 18 है। हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन का आपका जो परसेंटेज होगा वह होगा कितना, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन तो 2 है, 2, और टोटल मास कितना 18 है, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 11.11 परसेंटेज। ठीक है, तो चूंकि जो वाटर दिया गया है, इस वाटर का मास है आपका 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम आपका दिया गया है। तो इस वाटर के ये इस अब देखो, ये जो वाटर था आपका उसका मास कितना, 1.8 ग्राम। ठीक है, तो इस वाटर का जो, सॉरी, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वह 11.11% अकॉर्डिंग टू मास। यानी जो टोटल मास होगा वाटर का, उस उसमें में से हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह 11.11 का होगा। इतने में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आपका हाइड्रोजन का, इतना आपको कितना परसेंटेज का है, 11.11% का। ठीक है, परसेंट का। इसका मास आएगा आपका 0.20। आपका यहाँ पे जो मास निकल के आ रहा है, इतना ग्राम आपका हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे पता चल गया भाई कि आपका
इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मास है, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मास है वह है आपका 0.24 ग्राम आया है। और यहाँ पे जो आपका 1.8 ग्राम वाटर है, इसमें जो हाइड्रोजन का जो मास आया है वह आया है 0.20। तो चूंकि जो आपका हाइड्रोकार्बन था, इसी इसी में से तो आपका, इसमें जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन था, यही कार्बन हाइड्रोजन ये जो इसमें जो कार्बन था हाइड्रोकार्बन में, यह कार्बन यहाँ पे जाके चला गया और हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। यानी आपका ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो टोटल मास होगा, ठीक है, यही मास आपका इन दोनों का मास, इन दोनों में, इसमें आपका कार्बन का मास, इस वाले में जो कार्बन था और इसमें जो हाइड्रोजन था, इन दोनों का पहले मास निकालो। तो आपका ए वाला 0.24 प्लस आपका 0.20 कितना आएगा, 4 दो दो चार, यानी 0.44 आपका ग्राम प्रोडक्ट के साइड में जो मास आ रहा है निकल करके कार्बन और हाइड्रोजन का, वह इतना आ रहा है। और यही आपका मास कहाँ पे प्रेजेंट था, आपका हाइड्रोकार्बन में। यानी हाइड्रोकार्बन में जो मास था वही मास आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है। यानी यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो भाई हमने प्रूफ कर दिया। यही हाइड्रोकार्बन में जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास था, यही मास आपका इस कार्बन में, इस कार्बन डाइऑक्साइड में, इस वाटर में प्रोड्यूस हुआ है, कहीं अलग से नहीं आया है। तो बाकी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।